हेलो स्टूडेंट्स। अब जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के जो लॉ ऑफ एनर्जी है उसमें जो अननोन कांस्टेंट है दैट इज़ अल्फ़ा एंड बीटा उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में आपने अच्छे से देख लिया था कि हमने ड्राइव किया है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन्स लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। सो अब हम देखते हैं। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in the momentum interval p and p plus dp is given by np dp equals to 4 pi v p square upon में h नोट क्यूब e raised to power minus alpha e raised to power minus beta p square by 2m dp। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इन द मोमेंटम इंटरवल, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से। आप देखते हो अगर हम एनर्जी को मोमेंटम में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास में ये फर्स्ट इक्वेशन आती है। अब हमने देखा अब हम देखते हैं फ्रॉम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है। वो कहता है एन आई इक्वल्स टू जी आई ई रेज टू पावर माइनस एल्फा ई रेज टू पावर माइनस बीटा यू आई। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द एनर्जी रेंज एन यू दैट इज इक्वल्स टू जी यू ई रेज टू पावर माइनस एल्फा ई रेज टू पावर माइनस बीटा वेयर यू इज़ द एनर्जी। ये हमने कैसे लिखा है? ये हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फंक्शन माना है एनर्जी का, यू का, तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। अब हम अच्छे से पता है जो हमारी टोटल एनर्जी होती है दैट विच इज़ कॉल्ड यू दैट इज़ इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m। ओके, अब हम u इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m को इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ करेंगे तो हमारे पास में क्या आता है देखते हैं। तो अब हम u इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m को इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं तो हमारे पास में क्या आता है? एन पी इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू जी पी ई रेज टू पावर माइनस एल्फा ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, हमने सिंपली u की जगह पे पी स्क्वायर बाई 2m रख दिया इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास में ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब हम देखते हैं नाउ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द मोमेंटम इंटरवल p टू p प्लस डी क्या हो जाता है? वो हो जाता है एन पी डी पी इक्वल्स टू जी पी ई रेज टू पावर माइनस एल्फा ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी स्क्वायर बाई 2m डी पी। ओके, जो एन पी डी पी है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक फर्स्ट ब्रैकेट में जी पी डी पी लिखा और सेकंड ब्रैकेट में हमने अलग कर लिया ई रेज टू पावर माइनस एल्फा ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी स्क्वायर बाई 2m को। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर हमारा 4 हो गया। अब हम देखते हैं जो जी पी डी पी है फर्स्ट ब्रैकेट में, वो हमारे पास में क्या है? नंबर ऑफ शेल्स इन फेज स्पेस कोरिस्पॉन्डिंग टू मोमेंटम इंटरवल बिटवीन पी टू पी प्लस डी पी। ठीक है, जो जी पी डी पी है हमारे पास में ये क्या है? नंबर ऑफ सेल्स हैं। ठीक है ना, इन फेज स्पेस गिवन फेज स्पेस, वो फेज स्पेस हमारे पास में मोमेंटम और पोजीशन ऑन मोमेंटम का फेज स्पेस दिया हुआ है। तो हमने एक स्मॉल इंटरवल के अंदर नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो वो हम अगर हम एक स्पेस साइज़ का एक जो हमारा स्पेस फेज स्पेस के अंदर एक सिंगल यूनिट शेल लेते हैं जिसका वॉल्यूम h नोट क्यूब है। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स बोल दीजिए या उनको शेल बोल दीजिए इन ए फेज स्पेस, वो कितना आता है? जी पी डी पी इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाई 4 पाई पी स्क्वायर डी पी अपॉन में h नोट क्यूब। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जो हमारी टोटल नंबर ऑफ शेल्स हैं जी पी डी पी वो हैं इक्वल्स टू किसके? v इज़ द वॉल्यूम 4 मल्टीप्लाई बाई 4 पाई पी स्क्वायर डी पी और डिवाइडेड बाई h नोट क्यूब। ये हम वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं। सो 4 पाई पी स्क्वायर डी पी एक फैक्टर है, एक वॉल्यूम का फैक्टर है, एक h नोट का फैक्टर है। v जो है वॉल्यूम है, p मोमेंटम है यहाँ पे, और h जो है हमारा वो स्पेस जो हमने फेज स्पेस लिया है उसमें जो हमारा सिंगल यूनिट शेल है उसका साइज़। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो जी पी डी पी की वैल्यू आई है या टोटल नंबर ऑफ शेल्स इन ए फेज स्पेस आए हैं हमारे पास में, उसकी वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 4 के अंदर रखते हैं और हमारे पास में क्या मिलता है? एन पी डी पी इक्वल्स टू 4 पाई वी पी स्क्वायर अपॉन में h नोट क्यूब ई रेज टू पावर माइनस एल्फा ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी स्क्वायर बाई 2m डी पी। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 आ गया है। सिंपली हमने कुछ नहीं किया, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर जी पी डी पी की वैल्यू रखी है।
तो हमारे पास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द मोमेंटम इंटरवल P2P+dP आ गए हैं। ठीक है, अब हमें अच्छे से पता है कि टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है उनकी संख्या n है, एंड दीज मोलिक्यूल्स, और ये जो मोलिक्यूल्स हैं इनका मोमेंटम वेरी कर रहा है बच्चों फ्रॉम 0 to P मैक्सिमम। ठीक है, ये, और हमें अच्छे से पता है कि व्हेन दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, सो इनका मोमेंटम चेंज हो रहा है। सो ये मोमेंटम जो है बेसिकली इनका 0 to इन्फिनिटी है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दे कैन टेक मोमेंटम एनी वैल्यू बिटवीन 0 to इन्फिनिटी। सो जो P मैक्सिमम मोमेंटम है हमारे पास में वो बेसिकली इन्फिनिटी है। सो हमारा क्या बन गया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे होंगे, n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to P मैक्सिमम NP/dP। ओके, दिस विल गिव अस द टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स जिनका मोमेंटम P to P मैक्सिमम है। अब हमें अच्छे से पता है कि कोई भी पार्टिकल्स ऐसा नहीं है जिसका मोमेंटम P मैक्सिमम से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है ना, तो हमारी लिमिट फिक्स हो गई है इंटीग्रेशन की 0 to P मैक्सिमम। ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ मोमेंटम पर मिनिमम जो है पार्टिकल का वो 0 हो सकता है और मैक्सिमम इन्फिनिटी हो सकता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से। तो अब हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम क्या लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी NP/dP। ठीक है, अब हम इसके अंदर NP/dP की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 5 से, ध्यान देना। ठीक है, सो NP/dP की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से हमारे पास में क्या आ जाती है, तो n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी 4π(v)p² अपॉन में h0³ e⁻⁻β⁴ ठीक है, हमने सिंपली कुछ नहीं किया, इक्वेशन नंबर 5 से NP/dP की वैल्यू उठा के इस इंटीग्रेशन के अंदर रख दी है। तो हमारे पास में, और इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, n इक्वल्स टू 4π(v)e⁻⁻ अपॉन में h0³ को हमने बाहर निकाल दिया, टोटल इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी कर दिया, e⁻⁻βp²/2m p²dp, इसको हमने इंटीग्रेशन के अंदर रखा है। ठीक है, तो अब हमारे पास में ये इक्वेशन नंबर 6 आ गया है। ठीक है ना, ओके, अब हमारा इंटीग्रेशन अब हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो इंटीग्रेशन है एक स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन होता है, तो इनकी जो वैल्यू है वो हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल से उठा लेते हैं। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल कैसा है हमारे पास में, ये जो इंटीग्रेशन है किस तरह का है, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी x² e⁻⁻x² dx दैट इज इक्वल्स टू 1/4 √π/α³। ठीक है ना, तो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है हमारे पास में, ये हमने, तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्टली इसकी हेल्प लेके इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल का यूज़ करते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू आती है इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन क्या है, 0 to इन्फिनिटी p² e⁻⁻βp²/2m dp। ठीक है, ये हमारा आता है इक्वल्स टू 1/4 ब्रैकेट में √π अपॉन में β/2m का होल क्यूब। ठीक है, और ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है हमारे पास में √π/4 ब्रैकेट में 2m/β की होल पावर 3/2। ठीक है, तो अब हमारे पास में ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम उठा के इक्वेशन नंबर 6 में रखेंगे। अब हमारे पास में ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई है। अब हम इंटीग्रेशन की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 6 में रखते हैं। तो हमारा इक्वेशन नंबर 6 क्या हो जाता है, n इक्वल्स टू 4π(v)e⁻⁻α अपॉन में h0³ और ब्रैकेट में हम रखते हैं √π अपॉन में 4 और ब्रैकेट 2m/β⁻³ एंड कंप्लीट ब्रैकेट बंद। ओके, अब आप यहाँ आराम से देख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो n इक्वल्स टू v(e⁻⁻α अपॉन में h0³ हमारा बाहर आ जाता है और ब्रैकेट में क्या बच जाता है, 2πm अपॉन β⁻³ टोटल बन जाता है हमारे पास में। तो हमारे पास में n क्या आ गया, n आ गया हमारे पास में e⁻⁻α v अपॉन में h0³ एंड ब्रैकेट में हमारे पास में क्या फैक्टर बच गया, 2πm/β⁻3/2। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से e⁻⁻α को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं और बाकी सब टर्म को हम राइट हैंड साइड में रख देते हैं। तो ऐसा करने पे हमें क्या मिलता है, e⁻⁻α इक्वल्स टू NH0³ अपॉन में v और ब्रैकेट में बीटा अपॉन में 2πm/3/2। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपली e⁻α को लेफ्ट हैंड में रख लिया, बाकी सब टर्म्स को राइट हैंड साइड में रख लिया। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 7 हो गया।
अब हम क्या करते हैं, अब ये तो हमारा ई माइनस एल्फ़ा था, अब हम इसको ई रेज टू पावर प्लस एल्फ़ा बना देते हैं, ठीक है ना। अब ई रेज टू पावर प्लस एल्फ़ा क्या आ गया हमारे पास में, वी अपॉन में एन एच नोट क्यूब ब्रैकेट में 2 पाई m बाई बीटा की पावर 3/2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं लोग दोनों तरफ। जब हम लोग लेंगे तो एक्सपोनेंशियल से वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास में जो कांस्टेंट अल्फ़ा आता है, दैट अल्फ़ा इक्वल्स टू वो क्या आता है, लॉग ऑफ वी अपॉन एन एच नोट क्यूब और ब्रैकेट में 2 पाई m अपॉन बीटा की पावर 3/2, ठीक है। तो ये हमारे पास में कांस्टेंट अल्फ़ा की वैल्यू आ गई और अब इसको हम इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे देते। तो हमने कांस्टेंट अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली है। अब हम कांस्टेंट जो हमारा बीटा बचता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जो ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा की वैल्यू आई थी हमारे पास में इक्वेशन नंबर 7 से, अब हम उसको पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 5 में, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, तो एन पी डी पी जो है वो हमारा क्या बन जाता है, अगर हम इक्वेशन नंबर 5 में ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं तो वो बन जाता है एन पी डी पी इक्वल्स टू 4 पाई v पी स्केयर बाई एच नोट क्यूब मल्टीप्लाई बाई में एन एच नोट क्यूब अपॉन वी ब्रैकेट में बीटा अपॉन 2 पाई m की पावर 3/2 ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी स्केयर बाई 2m डी पी, ठीक है। हमने सिंपली कुछ नहीं किया है, ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 7 से इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दिया, ठीक है। आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे एच नोट क्यूब से एच नोट क्यूब कैंसिल हो गया और वी से वी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास में एन पी डी पी क्या बच जाता है, वो हमारे पास में बच जाता है एन पी डी पी इक्वल्स टू 4 पाई n और ब्रैकेट में बीटा अपॉन 2 पाई m की पावर 3/2 और पी स्केयर ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी स्केयर बाई 2m डी पी, ठीक है। तो ये हमारे पास में एन पी डी पी आ गया कम्प्लीटली एक इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 9 दे देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में जो मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। अगर अब हम ध्यान से देखें तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल है वो किसी एक रिलेशन से हम डिफाइन कर सकते हैं। वो रिलेशन क्या होता है, पी स्केयर इक्वल्स टू 2mu, ठीक है ना। सिंपली है, u इक्वल्स टू पी स्केयर बाई 2m काइनेटिक एनर्जी होता है वो पी स्केयर बाई 2m के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ में क्या करते हैं हम, दोनों तरफ हम डेरिवेटिव लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो पी स्केयर का डेरिवेटिव करते हैं तो 2pdp आता है और u का डेरिवेटिव करते हैं तो du आता है। तो इट बिकम्स 2pdp इक्वल्स टू 2mu du, ठीक है। अब हम dp को क्या लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया दोनों तरफ, तो m बाई पी du, ठीक है। और m बाई पी को हम कैसे लिख सकते हैं, m अपॉन में √2mu du, जो p होता है वो √2mu होता है, तो हमने सिंपली p की वैल्यू पुट कर दी। अब dp हमारा क्या आ जाता है, m अपॉन में 2u की होल पावर 1/2 du, ठीक है। हमारे पास में ये dp की वैल्यू आ गई है इन फॉर्म ऑफ du। तो अब हम क्या करते हैं, dp की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 9 में पुट करते हैं और अब हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हमारे पास में क्या चेंजेस आता है। तो nu du जो है, nu du इक्वल्स टू 4 पाई n ब्रैकेट में बीटा अपॉन 2 पाई m की पावर 3/2 और यहाँ पे हमारे पास में पी स्केयर बाई 2m जो था वो 2mu एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा u और मल्टीप्लाई बाई में m बाई टी यू की 1/2 du। हमने सिंपली dp की वैल्यू पुट करी है, पी स्केयर बाई 2m की वैल्यू पुट करी है। पी स्केयर बाई 2m की वैल्यू है u, वो हमने पुट करी है, और जो हमारा dp था उसकी वैल्यू हमने du की फॉर्म में पुट करा है, ठीक है। तो अब हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है, nu du इक्वल्स टू 2n अपॉन में √पाई बीटा की पावर 3/2 √u ई रेज टू पावर माइनस बीटा u du, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 10 आ जाता है। अब आप इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये इक्वेशन हमें क्या देती है, ये इक्वेशन हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर लाइंग इन द एनर्जी इंटरवल u to u प्लस du इन टर्म्स ऑफ बीटा ओनली, ठीक है ना। उसके बारे में हमें एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। ये वैसे ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, बट किस रेंज में है u to u प्लस du, लेकिन और क्या इनमें फैक्टर है, दैट इज़ बीटा। सो टोटल, अब हम क्या करते हैं, टोटल एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, अब nu du जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इनको हम अगर u से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगा।
ठीक है ना, करेक्ट। तो इसीलिए टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम जिसमें हमारे पास में कंसिस्टिंग ऑफ n मोलिक्यूल्स हैं या n मोलिक्यूल्स हैं, वो कैसे दिए हुए हैं, u इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी u एन यू डी यू, दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी u मल्टीप्लाई बाई में अब हम एन यू डी यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 2n अपॉन में अंडर रूट पाई बीटा रेज टू पावर 3/2 अंडर रूट यू ई रेज टू पावर माइनस बीटा यू डी यू। ठीक है, हमने सिंपली कुछ नहीं किया, टोटल एनर्जी हमें निकालना है, तो वो टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी यू एन यू डी यू, और एन यू डी यू की वैल्यू हमने लास्ट जो इक्वेशन है उससे उठा के हमने यहाँ रख दी, दैट्स ऑल। अब हम देखते हैं हमारी जो अगली स्टेप क्या है, तो हम u इक्वल्स टू 2n अपॉन में अंडर रूट पाई बीटा रेज टू पावर 3/2, ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं, और इंटीग्रेशन के अंदर ज़ीरो टू इन्फिनिटी u की पावर 3/2 ई रेज टू पावर माइनस बीटा u डी यू, इसको रख लेते हैं। ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन को ध्यान से देखिएगा, ये एक स्पेशल क्लास का इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, इसमें एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल आता है हमारे पास में जो मैंने लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर 3/2 ई रेज टू पावर माइनस एल्फा एक्स डी एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 3/4 एल्फा स्केयर अंडर रूट ऑफ पाई बाई एल्फा। ठीक है, तो एल्फा जो है वो ई रेज टू पावर माइनस एल्फा एक्स के साथ में जो फैक्टर है उसकी वैल्यू है। तो अब हम इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल की हेल्प लेते हुए ऊपर वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या आता है, u इक्वल्स टू 2n अपॉन में अंडर रूट पाई बीटा रेज टू पावर 3/2 ब्रैकेट में 3/4 बीटा स्केयर अंडर रूट ऑफ पाई बीटा, ये ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं अच्छे से, यहाँ से जो 4 है ब्रैकेट में वो 2 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देते, तो हमारे पास में क्या आता है, u इक्वल्स टू 3n अपॉन में अंडर रूट पाई मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट पाई ब्रैकेट में 1 अपॉन बीटा की पावर हाफ मल्टीप्लाई बाई में 1 अपॉन अगेन बीटा की हाफ। ठीक है, तो अंडर रूट पाई कैंसिल हो जाता है, बीटा हाफ जो बीटा हाफ है वो एक बीटा बन जाता है। ठीक है ना, ओके, क्योंकि हाफ हाफ पावर जुड़ती है तो 1 हो जाता है। तो हमारे पास में फाइनली u क्या आ जाता है, u इक्वल्स टू 3n/2 1 बाई बीटा, ये हमारे पास में टोटल एनर्जी ऑफ गैस मोलिक्यूल्स आ जाती है। इसको हम इक्वेशन नंबर 11 दे देते हैं। अब आपको अच्छे से पता है किसी भी आइडियल गैस के लिए हर मोलिक्यूल्स के पास में एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, दैट इज इक्वल्स टू 3/2 kT, जहाँ पे k हमारे पास में क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप अच्छे से बच्चों कि एवरी पार्टिकल्स के पास में जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, प्रत्येक पार्टिकल के पास में जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू 3/2 kT। ठीक है, ओके। अब टोटल एनर्जी फॉर ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ n मोलिक्यूल्स, अब प्रत्येक पार्टिकल के पास में, एवरी पार्टिकल के पास में एनर्जी कितनी है, 3/2 kT। अब हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने हैं, वो हैं n, तो u टोटल एनर्जी कितनी होगी, u इक्वल्स टू 3/2 kT। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 12 दे देते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 11 और 12 से हम क्या करते हैं, देखते हैं कि 3/2 kT वो हमारा किसके बराबर आ गया, 3n/2 1 बाई बीटा के बराबर। सो 3n/2 का फैक्टर दोनों साइड कैंसिल हो जाता है, तो बीटा हमारे पास में क्या आ जाता है, इक्वल्स टू 1 बाई kT, और विच इज़ नथिंग दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल एनर्जी। ओके, सो बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, एनर्जी रेज टू पावर -1। ठीक है, तो अब हम इस बीटा की वैल्यू उठा के इक्वेशन 10 में रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में इक्वेशन 10 क्या बन जाता है, जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इन दी एनर्जी इंटरवल u टू u प्लस डी यू, दैट इज nu du इक्वल्स टू 2n अपॉन में अंडर रूट पाई ब्रैकेट में 1 बाई kT की पावर 3/2 अंडर रूट u ई रेज टू पावर माइनस u बाई kT du, ये हमारा इक्वेशन नंबर 13 बन जाता है। ठीक है, ओके, सो दिस इज मैक्सवेल बोल्स, सो इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास में, ये भी एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है इन एन आइडियल गैस अंडर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, लेकिन ये हमारा जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ये एनर्जी का फंक्शन है, यहाँ पे ध्यान रखना। सो इक्वेशन 13 से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इट गिव्स द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी u टू u प्लस डी यू है इन टर्म्स ऑफ, लेकिन किस टर्म में, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स n में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा हमने अल्फ़ा
और बीटा जो अननोन थे किसके अंदर, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, हमने उनकी वैल्यू सेपरेटली अलग अलग कैलकुलेट करी। और कैलकुलेट करने के बाद में हमने पाया कि अल्फ़ा जो है वो एक डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है और बीटा जो है हमारे पास में वो क्या है, एक 1/kT का फॉर्म है। ठीक है ना, करेक्ट। तो इस तरह से हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये लेक्चर अभी यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने इस लेक्चर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस शेयर किए हैं आपके साथ में। इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए और अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा, आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच।